एक शख्स बंद कमरे में शम्मा जलाए, हाथ में कलम पकड़े कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। वो कागज पे एक अच्छी सतर लिखने के बाद खुश भी होता है, और उसके बाद जब उसको कागज फेंकना पड़ जाए तो एक बंद कनी में जैसे इंसान दाखिल होता है, उसको अपना आप वो महसूस होता है, तो वो कागज वो गन की टोकरी में गिरा देता है। न जाने वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा होता है। ये कागज उसको अपने अपने से महसूस होते हैं, वो इनसे निकल नहीं पा रहा होता। मगर इतने में इस कमरे में एक खातून दाखिल होती है। वो उसके आगे चाय रखती हैं, और चाय देखने के बाद ये लड़का जिसका नाम साद है, उस खातून को शुक्रिया कहता है। ये खातून रहमत है, ये साद की बेगम है। साद रहमत से बहुत मोहब्बत करता है। रहमत उससे बात करती है कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ करती हूं, जबकि साद उसकी इस बात पे और शुक्रगुजार होकर कहता है कि वो भी उसके लिए सब कुछ करना चाहता है जो वो उसके लिए करती है। मगर यार रहमत उसे कहती है कि तुम इस कमरे में कब तक पड़े रहोगे, तुम्हें निकलना पड़ेगा। साद चूंकि एक लिखारी है तो वो किसी नई कहानी में गुम है। ये कहानी वो जितना ज्यादा लिखने की कोशिश कर रहा है उतना वो उलझ रहा है। रहमत ये जानते हुए उसको तजवीज पेश करती है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको कैसे पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, और शायद वहीं से कोई इंस्पिरेशन मिल जाए आपको उसको बेहतर बनाने की कहानी को। ये बात साद को समझ आती है। साद ये तजवीज मानता है और बाहर निकल के अपने वालिदैन और अपनी बेगम के साथ गपशप लगाना शुरू हो जाता है। इतने में साद के वालिद साहब उससे पूछते हैं कि वो आगे जिंदगी में क्या करना चाहता है, आखिर कब तक वो कमरे में बंद रहेगा। जिसके जवाब में साद कहता है कि क्योंकि उसका शौक ये है, वो काम ही ये करना चाहता है, और वो दुनिया क्या कहेगी और मैं क्या बनूंगा के चुंगल से निकला हुआ है। पर बाप हमेशा एक बेटे के लिए परेशान ही होता है। वो उसको ये कहते हैं कि आपने अगर ये शौक रखना है तो शौक को शौक की हद तक रखो, जिंदगी में कमाओगे कहां से, आगे कैसे बढ़ना है ये भी तो तुम्हें सोचना चाहिए। साद को याद दिलाया कि वो एक इंजीनियर है, उसका करियर भी हो सकता है, तो वो कोई काम शाम शुरू करे। साद चूंकि लिखारी है, वो ये जानता था कि पढ़ाई हमें कभी भी पाबंद नहीं करती, तो यही सवाल वो अपने वालिद साहब के सामने रखता है कि क्या आप समझते हैं पढ़ाई आपको पाबंद करती है एक चीज पे चलने के लिए। उसके वालिद साहब भी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान, उनको भी पता है कि पढ़ाई पाबंद नहीं करती आपको, वो किसी एक जगह पे आपको नहीं लगाती, वो आपको मुख्तलिफ जाविये दिखाती है, आपको हर शय के बारे में कुछ ना कुछ इल्म देती है, और उस इल्म की बदौलत फिर आप आगे मजीद अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं। लेकिन इधर वो दुनिया का लेन देन और अपनी माशरती जिंदगी का एक असूल जानते हैं, एक असलूब जानते हैं कि यहाँ पे वो शख्स पीछे रह जाता है जो ज्यादा कमाता नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूर है अपने बेटे को बात करने के लिए। साद को ये बात समझ आती है, वो ये जानता है कि ये बात उनकी कहीं ना कहीं ठीक है। साद अपने वालिद की बात मानते हुए सिर्फ ये कहता है कि काश कि वो किसी ऐसे मुल्क में होता या उसका मुल्क भी ऐसा होता कि जिसमें आप कोई काम भी करके कुछ थोड़ा बहुत कमा सकते हैं और अपने शौक को जारी रख सकते हैं। मगर साद के वालिद साहब और साद इस बात तक पहुंचते हैं कि अब साद एक काम करेगा, कोई नौकरी करेगा। वहाँ साद के वालिद साहब इस बात पे बहुत खुश होते हैं और वो साद को कहते हैं कि आप अपने चचा को ही ज्वाइन कर लें अगर आपने अब काम करने का फैसला कर लिया तो। इस तरह साद अगले दिन अपने चचा की फर्म में पहुंच जाता है और वहां पे वो चीफ इंजीनियर के अंडर काम करना शुरू करता है। शुरू में तो साद को लगता है उसको कुछ आता नहीं है और वो एक एहसान तले दब चुका है, मगर वो रफ्ता रफ्ता कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। अब आहिस्ता आहिस्ता साद को काम आने लगता है और तरक्की करना शुरू करता है। मगर इसके साथ साथ कुछ अरसे के बाद उसको अपनी आप के अंदर कोई खला महसूस होता है, उसको एनवायरनमेंट में कोई खामी महसूस होती है। वो उसकी हसासियत की वजह से उसको कोई ना कोई बात चुभ रही होती है, वो सब कुछ नोट कर रहा होता है। इतने में पुराना चीफ इंजीनियर साहब चले जाते हैं और नए चीफ इंजीनियर साहब आते हैं। इंजीनियर साहब को सिफारशी लोगों से बहुत नफरत है और वो साद को यही सोचते हैं। यहाँ पे साद का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इम्तिहान शुरू होता है। एक उस शख्स के साथ जो उसे वहां नहीं चाहता, उसके साथ काम करना। दो, वो यहां कभी काम करना ही नहीं चाहता था मगर वो कर रहा है अपने वालिदैन के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपने लिए। फिर उसने एक एहसान लिया हुआ है। ये जिंदगी के वो पड़ाव हैं जहां पे इंसान कश्मकश में फंस जाता है और यही हुआ साद के साथ। साद को ये लगने लगा कि वो एक गुलाम बन चुका है और इस गुलामी की सोच से निकलने के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। साद आगे बढ़ना तो शुरू हुआ पर उसके अंदर खलाफ बढ़ता गया।
अब बात सिगरेट से 2 कदम आगे चली गई। यहां से वो अपने आप को अंदर मरा हुआ समझ रहा था, उस लिखारी को खासकर, जो कभी उसका पैशन था। मगर वो देखता है कि अब जिंदगी ने चलना तो है, तो वो क्या करेगा, मफाहमत से काम लेगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स में और कुछ लोगों के साथ बना के रखने में वो शराब पीने भी लगता है। चूंकि बड़े लोग अमूमी तौर पे नशे की टेबलों पे ज्यादा मिलते हैं, तो वही फिर कॉर्पोरेट गेम शुरू हो जाती है उसकी जिंदगी में। खुश रखना सबको, किसी से दबके रहना, किसी को दबा के रखना और जिंदगी चलाते रहना। ये काम इस कदर ज्यादा शुरू हो गया कि वीक में एक आध दफा 7 घर नहीं जाया करता। वो ये उसका ये बहाना होता था कि मैं शहर से बाहर हूं, तो वो किसी होटल के कमरे में आराम से बैठ के सिर्फ शराब पीता और अपने अंदर के इंसान को जगाने की कोशिश करता। सामने एक दिन कागज रख के उसने बहुत कोशिश की कुछ लिखने की, मगर उससे कुछ ना हो सका। उस दिन वो बहुत रोया भी, खुद को ढूंढा भी, उसने खुद को झंझोड़ा भी, मगर साथ नहीं मिल रहा था उसको। ये सिलसिला चल ही रहा था कि अब साद को साल से ज्यादा हो गया था इसका। साद के पास गाड़ी, पैसे, ये चीजें तो आ गई थी, मगर वो अंदरूनी तौर पे खुश नहीं था। बज़ाहिरन लोगों को बहुत कामयाब लग रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि साद को वो तमाम चीजें नजर आना शुरू होती हैं जो कभी उसकी नजर से ओझल हो जाया करती थी। साद एक दिन अपने चचा को एक लड़की से गुफ्तगू करते हुए देख लेता है। ये वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। साद की नजरों में अपने चचा का मर्तबा बहुत ऊंचा था। वो एक अच्छा इंसान था, एक शरीफ इंसान था, मगर वो एक ऐसा इंसान था, ये साद को मालूम नहीं था। ये देखते हुए साद ने उस कमरे में एंट्री ली। चचा ने उसको डांटा, मगर उसने 2 मिनट बात करने के बहाने से उस लड़की को उस कमरे से बाहर निकाला। साद ये भी हैरान था कि इस लड़की के साथ ये पहली बार नहीं हुआ होगा। उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हुआ, पर उसने किसी के साथ मिलकर ये बेहतर जाना कि वो इस लड़की के लिए कोई और नौकरी ढूंढे और उसको यहां से चलता करे। ये साद की जिंदगी में एक और ऐसा वाकया था जिसने उसको बहुत परेशान किया। उसने ये बात सबसे छुपाई रखी, मगर ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। फिर एक दिन साद को एक नई बात पता चलती है कि जिस प्रोजेक्ट में वो लगा हुआ है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो उस मयार का नहीं जिसका मुआहदा हुआ था। ये सब गेम मुनाफे की थी। उसके चचा ने ज्यादा पैसे कमाने को ज्यादा बेहतर जाना, बजाय एक अच्छा प्रोडक्ट देने के। चूंकि चचा उसके पुराने कारोबारी ये थे, तो उसको पता था कि दुनिया कैसे चलती है। चूंकि ये दीगर लोग भी उसमें मुलविस थे, इन सबके बोनसेस वहीं से तो आते थे, तो ये सब भी खामोश रहे। चचा खुद खुश। इस वाकये ने और दीगर गुजरे हुए वाकयात ने बिल्कुल ही साद को बदजन कर दिया, मगर वो उसको खुद का कसूर जानने लगा कि ये उसकी गलती है कि वो गलत टाइम पे गलत जगह पे था, वरना कभी उसको ये बात पता ही ना चलती। वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जाके नशा करता और अपने आप को नींद के हिसार में दे देता। मगर अलमिया अभी भी वही था। अब कागज उसके सामने खाली रह जाते, साफ रह जाते। उसने कभी कागजों को साफ नहीं छोड़ा। उसने हमेशा कागजों पे कुछ ना कुछ तहरीर लिखी थी। ये सब चीजें चल रही थी कि एक दिन साद जब ऑफिस से वापस आ रहा होता है, तो वो घर में चचा को पाता है। वो हैरान होता है कि चचा आज उसके घर में क्यों है। जो भी हो, बड़े भाई के घर थे वो, मगर फिर उसे पता चलता है कि ये बात उसके बारे में ही हो रही है। चचा को शायद खतरा लाक हो चुका था कि कहीं मेरा पोल खोल दे, इससे पहले मैं सब कुछ बता दूं। साद उस दिन अपनी वालिद की नजरों में गिरा हो या ना गिरा हो, पर अपनी नजरों में बहुत गिर गया अपने वालिद के सामने। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने और दुनिया ने उस लिखारी के साथ एक दफा फिर वो चाल चल दी थी जिसके बारे में वो कभी शायद ना लिख सके ना बता सके। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर बंद करके वो महसूस कर सकता था उसको बार बार और तड़प सकता था। यहां पर साद फैसला करता है कि कल से वो अब काम पे नहीं जाएगा। वो बहुत गिर चुका है अपनी नजरों में। वो जिंदगी की इस बुरी हकीकत में इस कदर धंस चुका है कि उसे निकालने के लिए भी कोई नहीं आ रहा। और इधर वो फिर से उसी कश्मकश में फंस जाता है। वो बंद कमरे में बैठना शुरू हो जाता है।
पर इस बार उसका मकसद लिखना नहीं होता, इस बार डिप्रेशन, बोझल रहना दिल का, इस बात को बार बार महसूस करना कि उसकी वजह से उसके वालिद की इज्जत व वक़ार में कमी आई है, उसका बुरा हाल कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं पड़ती कि वो क्या कर रहा है। उसके वालिदैन भी परेशान होते हैं, बेगम भी परेशान होती है। फिर एक दिन वो उसी तरह कमरे में पड़ा होता है तो रहमत कमरे में दाखिल होती है और उसको कागज और कलम देती है जिससे कभी उसने उसको रोका था, दुनिया को देखने का कहा था। वो कागज कलम देख के रोता है। रहमत की इस बात पे कि तुम लिखते क्यों कुछ नहीं हो, वो रोते रोते कहता है, तुम ही कहती थी ना कि बाहर निकलूं, दुनिया देखूं, तो दुनिया देखने के बाद मुझे ये हासिल हुआ कि जो मैं देखा है उसके बारे में लिख नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, और जो मैं महसूस करता हूं वो किसी को समझा नहीं सकता। ये बात सुन के रहमत अपने मियाँ के साथ बैठ जाती और आज वो उस काम के लिए जिससे कभी उसने रोका था अपने शौहर को मदद करना शुरू करती है ताकि वो दोबारा लिखना शुरू करे। अल्लाह हाफिज।